5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज सिफर से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सीपैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्कियाती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल-अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वादे कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस साले के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। जोग्राफी एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मुफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला
آج تک کسی کا نہیں ہوا. اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے. دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے اعتراض کرنا چاہیے. OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے. پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے. پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے. یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے. خواتین حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں. اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں، کس طرح ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا. خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے، اور پھر ان کاروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے. 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل JIT بنی. اندازہ کیجئے، JIT بنی. ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا. وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا. آپ کو سب یاد ہوگا CPAC کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا. چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ
हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जू लिखती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर बराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैन अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे हाथे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले खवातीनों हज़रात एक मजमूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल
20 साल के अरसे में अरबों रुपए की ये सासे कहां से बन गए? किया ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। ग्यारह सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद पीपल्स पार्टी की मेजबानी में अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा? मनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेड पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुबहत है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। फिर सवाल ये है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो
तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए, ये बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और न ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी नासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम और पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना, क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और जराए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने
اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے. محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے. ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگ میل بن سکتی ہے. اب ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ ہتھیار وکلاء، دانشوروں، تاجروں، صنعت کاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کا ہدف عدلیہ بھی ہے. جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے، اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری، سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں. آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، انہیں حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے. بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سرے تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں. آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو. آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی. آج یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے ماشاءاللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا. سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے. یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے. یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو، ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں. اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائحہ عمل تجویز کرنا چاہیے. اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا. میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو
अवाम के सामने लाए, कमीशन की सिफारिशात को अवाम के सामने लाए। बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इकदाम जिसे मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाअहल और जालिमाना निजाम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांगकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एपीसी इत्तेफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि एपीसी रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब,
मीर शकीलुर रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं, हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के असूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेजबान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं